Hello students, today we will study the second chapter of First Flight book Dust of Snow written by Robert Frost. Before I go into the detail of this poem, I would like to share something about poet Robert Frost. रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, वो अमेरिकन पोइट हैं और हालांकि वो अमेरिका से हैं बट इनका जो पहले काम पब्लिश हुआ था वो इंग्लैंड के अंदर हुआ था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पोइट्री जो लिखी हैं, बहुत सारी पोइट्रीज के अंदर ह्यूमन के रियल एक्सपीरियंस को शेयर किया है उन्होंने और नेचर के बारे में चीज़ें बताते हैं वो। इनकी पहली द रोड नॉट टेकन 9th क्लास के अंदर एक पोइट्री थी, वो भी ह्यूमन का एक्सपीरियंस है कि ह्यूमन जब कंफ्यूज हो जाता है कि उनको कौन सा रास्ता पिक करना है, उसके रिगार्डिंग में वो पोइट्री थी। ये बहुत ही छोटी छोटी पोइट्रीज से बहुत ही सुंदर मैसेज देते हैं। ये पोम भी ज़्यादा लंबी नहीं है, बहुत छोटी पोम है और इसके थ्रू भी उन्होंने एक पॉजिटिव मैसेज दिया है सभी रीडर्स को और सभी पढ़ने वालों को कि जो लाइफ है वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत ब्यूटीफुल है, उसको कितने अच्छे तरीके से अपने जी सकते हैं। लाइफ के अंदर बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आएंगी जो आपको डिजेक्टेड करने की कोशिश करेंगी, जिनसे आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाओगे और आप एक्सट्रीम स्टेप लेने की सोचोगे। तब आपके अंदर एक छोटी सी कोई भी चीज़ है वो इतना बड़ा चेंज लेके आ सकती है जो कि बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज हो सकता है आपकी लाइफ का और आपको एक नया आउटलुक दे सकता है जीने का। तो इस पोइट्री को जब अपने पढ़ेंगे तो अपने को पता चलेगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं अपने रीडर्स को। सो बिफोर आई गो इनटू द डिटेल ऑफ दिस पोइट्री, आई वुड लाइक टू रीड इट आउट फॉर यू। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. अब इस पोइट्री को मैं आपको लाइन वाइज लाइन एक्सप्लेन करूँगा। इसके अंदर जितनी भी पोइटिक डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की गई हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। सो पहला स्टेंजा देखिए इसका क्या है। इसमें जो जितनी भी चीज़ें ली है, पहले तो अपने टाइटल की बात करते हैं कि जो स्नो होती है उसकी डस्ट नहीं होती है। कई ऐसी चीज़ें इसमें लिए गए हैं सिंबलाइज करने के लिए जो कि यूजलेस चीज़ें होती हैं, जिनको अपने बिल्कुल यूजलेस कंसिडर करते हैं और कई बार ये यूजलेस चीज़ें अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आती हैं। स्नो की जो पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल जो पार्टिकल्स होते हैं उनको बोला जाता है, बट यहाँ पे डस्ट है वो एक यूजलेस थिंग की तरह ट्रीट किया जा रहा है यहाँ पे कि बहुत सारी चीज़ें कि जब आदमी नेगेटिव होता है तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, वो नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचता है और सारी चीज़ें उसे यूजलेस दिखाई देती हैं। यहाँ पे क्रो दूसरा सिंबल लिया है। क्रो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे फियर और डेथ को। और यहाँ पे हेमलॉक ट्री आप पिक्चर में देख सकते हो। जैसा कि यहाँ पे जो हेमलॉक ट्री होता है वो बहुत ही पॉइजनस होता है और वो कोल्ड माउंटेन एरिया जो होते हैं वहाँ पे लगता है। तो इस पे देख सकते हो कि बहुत सारी बर्फ़ है वो जमी हुई है और नरेटर ये डिसाइड करता है यहाँ पे आके कि वो हेमलॉक ट्री के नीचे अपनी जो स्पेंड करेगा कुछ टाइम। एंड इट सीम्स लाइक दैट नरेटर जो पोइट है वो बहुत ही डिजेक्टेड है, बहुत ज़्यादा उदास है और वो अपनी लाइफ को एंड करना चाह रहे हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी पॉजिटिव अपनी लाइफ में दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए वो ये डिसीजन लेते हैं कि वो हेमलॉक ट्री के नीचे जाके शेल्टर करेंगे और वो इस तरीके से अपनी लाइफ को क्या है एंड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि पहला स्टेंजा है जो उसमें जो पोइट है वो काफ़ी डिजेक्टेड अपने को लग रहे हैं। द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। अब ये बोलते हैं कि जिस तरीके से क्रो ने, द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी। अब क्या है कि उन्होंने क्या है कि जो क्रो है वो उस पेड़ पे बैठा हुआ है, उसने अपने आप को शेक ऑफ किया है। तो जो पार्टिकल हैं स्नो के, वो छोटे से पार्टिकल, छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं वो किस पे गिरे हैं जाके, वो पोइट पे गिरे हैं जाके। और पोइट पे ये हेमलॉक ट्री के ऊपर वो क्रो बैठा हुआ है। हेमलॉक ट्री है वो पॉइजनस है तो वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि लाइफ में बहुत नेगेटिविटी है। क्रो फियर और डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। बट बोलता है कि जिस तरीके से
तरीके से इस क्रो ने उस हेमलॉक ट्री के ऊपर उन डस्ट के पार्टिकल्स को शेक ऑफ किया, और जैसे ही वो मेरे ऊपर आके डस्ट के पार्टिकल मेरे ऊपर आके गिरे, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। तो उन डस्ट के पार्टिकल्स में अभी तक क्या है कि पोइट है बिल्कुल नेगेटिव सोच रहा है, ही वॉन्ट्स टू एंड हिज लाइफ, और अब जो डस्ट के पार्टिकल जैसे ही उसके ऊपर गिरते हैं, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, यानी वो नेगेटिव बिल्कुल जो पोइट अभी बिल्कुल नेगेटिव सोच रहे थे, ही वॉन्टेड टू एंड हिज लाइफ और अपनी लाइफ को ख़त्म करने की जो सोच रहे थे, अब उनका जो हार्ट है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। वो उस नेचर की ब्यूटी देख रहा है। जैसे ही वो स्नो के पार्टिकल्स उन पे गिरते हैं तो उनका जो हार्ट है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है, और उनका मूड है वो चेंज हो गया है। उनको पॉजिटिविटी दिखाई देने लगी है, उनकी नेचर की ब्यूटी है उसका रियलाइजेशन होता है। अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट। अब बोलता है कि कौन से एक्शन ने उनका एंड सेव्ड सम पार्ट, और मेरा जो कुछ पार्ट था दिन का, यानी जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है यानी हाफ पार्ट है दिन का, ऐसा मान लेते हैं कि पोइट का बिल्कुल एकदम रूइन हो चुका है। पोइट ने बिल्कुल नेगेटिव सोचा सुबह से लेके, और अभी तक कुछ भी वो प्रोडक्टिव अपनी लाइफ में नहीं कर पा रहे थे। जो कि टाइम था वो कम्प्लीटली अनप्रोडक्टिव गया है, जिसका कोई यूज़ नहीं था। अब वो बोल रहे हैं कि ऑफ अ डे आई हैड रूड। रूड एक इंग्लिश वर्ड है जिसमें देखिए टू फील सॉरी अबाउट एन इवेंट एंड विश इट हैड नॉट हैपन। किसी भी चीज़ को पेरिश कर देना, बिल्कुल एकदम सोच कर, जिसमें अनप्रोडक्टिव तरीके से किसी भी चीज़ को स्पेंड कर देना, उसको रूड बोला जाता है, जिसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हो। तो बोला कि क्रो के इस एक्शन ने मेरा पूरा दिन है वो खराब होने से बचा लिया है। तो देखिए एक क्रो जिसको क्या है कि सिंबलाइज किया जा रहा था किसके साथ में, डेथ और फियर के साथ में, उसी क्रो के इस एक्शन की वजह से यहाँ पे आयरोनिकल है। आयरोनिकल का मतलब आयरनी क्या होती है, जिस जिस किसी चीज़ को अपने जिस तरीके से ट्रीट करते हैं और उसका उल्टा जो कोई करता है तो उसमें आयरनी होती है। तो यहाँ पे आयरोनिकल तरीके से क्या है कि क्रो जिसको गलत माना जा रहा था, जिसको फियर और डेथ को रिप्रेजेंट करना माना जा रहा था, उसके इस एक्शन की वजह से एक जो पॉजिटिव चेंज आया, वो जो पोइट के माइंड में आया वो क्रो के एक्शन की वजह से आया। और क्रो के एक्शन पे जिस पे डस्ट की तरह ट्रीट कर रहे थे जिस स्नो को, उस स्नो ने जब जैसे ही वो पोइट के ऊपर गिरी तो वो बहुत बड़ा चेंज लेके आई। तो इससे अपने को ये मैसेज मिलता है कि कई बार जो अपने स्मॉल एक्ट होते हैं, काइंड एक्ट होते हैं, जो अपने लोगों के लिए करते हैं, ये स्मॉल काइंड एक्ट अपने को स्मॉल लगते हैं बट ये लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज लेके आते हैं। तो जो आपको अगर लगता है कि कोई भी स्मॉल काइंड एक्ट है आप किसी के लिए कर सकते हो, तो हो सकता है वो किसी की लाइफ है वो चेंज कर सकता है, किसी की लाइफ बदल सकता है। तो इस तरीके से जो एक पॉजिटिव तरीके से इस पोइट ने पोम को एंड किया है, और वही पोम थी वो बिगनिंग में क्या थी, बिल्कुल एकदम नेगेटिव नोट पे स्टार्ट हुई थी, जो कि पॉजिटिव एंड पे आके अपनी लाइफ में खुद अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे चीज़ें आती होंगी, बहुत बार डिजेक्टेड अपने हो जाते हैं, अपने डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, अपने को ऐसा लगता है कि लाइफ है वो बिल्कुल एकदम यूज़लेस है, जिसको कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, और अपने ये डिसाइड करते हैं कि अपने की जो इस अनप्रोडक्टिव लाइफ को अपने को एंड कर लेना चाहिए। बट ऐसा नहीं है। ये लाइफ, ये नेचर, ये दुनिया बहुत प्यारी है, बहुत ब्यूटीफुल है, और अपने को वेज ढूंढने चाहिए कि इसकी ब्यूटी को कैसे अपने एडोर कर सकते हैं और कैसे इनके साथ में रह के अपने जी सकते हैं। अब जो पहला स्टेंजा है मैं इसमें आपको राइम स्कीम बता देता हूँ कि राइम स्कीम क्या है। राइम स्कीम क्या होता है, जो म्यूजिकल साउंड होता है, लास्ट वर्ड, किसी भी लाइन का लास्ट वर्ड होता है, उनके साथ में म्यूजिकल साउंड देखा जाता है, उनमें राइम क्रिएट होती है, उनको अपने राइम स्कीम बोलते हैं। तो क्रो को अपने स्मॉल ए दे देते हैं, क्रो के साथ में स्नो राइम कर रहा है, तो इनके साथ में यहाँ पे क्रो को ए दिया, स्नो को ए दिया, और मी को बी दिया, और मी किसके साथ राइम कर रहा है, ट्री के साथ में। तो पहला जो स्टेंजा है उसके साथ में ए बी राइम स्कीम बनती है। इसी तरीके से यहाँ पे हार्ट, मूड, पार्ट, रूट, इसके अंदर भी ए बी राइम स्कीम बनती है। तो यहाँ पे जो ए बी राइम स्कीम है वो इस पोम में यूज़ की गई है। दूसरा, सिंबलाइज एक पोइटिक डिवाइस होती है, वो अपने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अपने डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सेकंड स्लाइड देखिए, फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द पोम डस्ट ऑफ स्नो।
In the dust of snow, the poet has used dust, crow, and hemlock tree to tell the readers that what would have happened to him if he has to encounter these things. These tree words symbolizes trouble, क्योंकि मैंने पहले से ही बताया था कि एक पॉइजनस ट्री है। डूम का मतलब बहुत ही नेगेटिव, कयामत का जो दिन होता है, एंड डिसअपॉइंटमेंट। तो सिंबलाइजेशन, किसी के साथ में कोई क्या सिंबल दे रहा है, जैसे क्रो क्या सिंबलाइज कर रहा है, डेथ और फियर को। तो सिंबलाइजेशन एक सिंबलाइज एक पोएटिक डिवाइस होती है, उसको आप इसमें यूज़ किया गया है। दूसरी मेटाफर एक पोएटिक डिवाइस होती है जिसमें कंपेयर किया जाता है, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है किसी का किसी के साथ में। तो यहाँ पे जो स्नो है उसको डस्ट के साथ में कंपेयर किया गया है कि वो डस्ट की तरह होती है। तो ऐसी पोएटिक डिवाइस जिसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होता है उसको मेटाफर बोला जाता है। एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड इन द नियर बाई वर्ड्स। एलिट्रेशन स्पॉटेड इन द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो में एलिट्रेशन क्या होता है, अगर दो कॉन्सोनेंट, दो या एक ही लाइन के अंदर एक या एक से ज़्यादा वर्ड्स के अंदर सेम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा हो, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स, तो उस पोएटिक डिवाइस को अपने एलिट्रेशन बोला जाता है। यहाँ पे देखिए, हैज़ गिवन माई हार्ट, तो इसमें हैज़ है वो भी एच से स्टार्ट हो रहा है, हार्ट है वो भी एच से स्टार्ट हो रहा है। तो हैज़ और हार्ट के अंदर कौन सी पोएटिक डिवाइस हुई, एलिट्रेशन हुई। एंड सेव्ड सम, सेव्ड का भी देखिए एस से स्टार्ट हो रहा है, सम का भी एस से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी क्या हुई, एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस हुई। एक पोएटिक डिवाइस देखिए स्नेकडकी पोएटिक डिवाइस के अंदर क्या किया जाता है, इज यूज टू वेयर द पोएट सेड हिज हार्ट अंडरगोन अ चेंज इन मूड विच एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द एंटायर पर्सनैलिटी। स्नेकडकी पोएटिक डिवाइस एक ऐसी पोएटिक डिवाइस होती है जिसके अंदर कोई भी पोएट होता है वो बॉडी के एक पार्ट को बताकर पूरे ह्यूमन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आपने एग्जाम्पल सुना होगा, जैसे आई हैड गॉन टू पार्टी एंड देयर वर हंड्रेड्स ऑफ हेड्स। अपने हेड यानी अकेले सर ही वहाँ पे नहीं आए थे, वहाँ पे मतलब हेड का मतलब पूरा ह्यूमन आता है, तो कोई गिनना नहीं चाहता। आई हैव गोट मैनी माउथ्स टू फीड, एक ऐसी इडियम यूज़ करते हैं, मैनी माउथ यानी मेरे को खिलाने वाले बहुत है, तो मुंह कोई नहीं खिलाता है, वो पूरे ह्यूमन को खिलाता है। तो यहाँ भी जो दिल, यहाँ पे हार्ट की बात कर रही है, हार्ट का मतलब पूरा ह्यूमन है वो चेंज हुआ है, उसका माइंड चेंज हो गया है। तो हार्ट से रिप्रेजेंट करके पूरे ह्यूमन को जब रिप्रेजेंट किया है, तो ऐसी पोएटिक डिवाइस को अपनी क्या बोलते हैं, सिनेक्टकी पोएटिक डिवाइस बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। राइम स्कीम में ऑलरेडी आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूं। एक एजोनेंस पोएटिक डिवाइस होती है। एजोनेंस इज यूज्ड टू शो रिपीटेशन ऑफ वोवल्स इन सम लाइन्स ऑफ द पोम फॉर द सेक ऑफ राइम। जब एजोनेंस एक पोएटिक डिवाइस ऐसी होती है जहां पे वोवल साउंड होता है वो रिपीट होता है एक लाइन के अंदर, तो शुक में डबल ओ आया है, फिर डाउन में ओ आया है, फिर ऑन में ओ आया है। तो इसमें जहाँ पे वोवल की डोमिनेंसी होगी उसको एजोनेंस पोएटिक डिवाइस बोला जाएगा। आई होप कि ये पोम है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको अच्छे से गो थ्रू करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और जीरो डाउट इंग्लिश क्लासेस को जितना ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे, थैंक्स अ लॉट।